नमस्कार दोस्तों। हरियाणा के अंदर एक कहावत चलती है। कहावत कैसे है कि प्यार से चाहे हमारा कोई गला काट लो, लेकिन अक्कड़ पाड़ने वाले की हम सोर सी भर दिया करें। ये कहावत मैं क्यों यहाँ बोल रहा हूँ, वो आपको पूरी वीडियो में जब मैं एक राजनीतिक आदमी का पूरा चरित्र बताऊंगा तो आप रिलेट भी कर पाओगे कि मैंने ये कहावत क्यों बोली है। सबसे पहले मैं बता दूं कि मेरा कैमरे पे बोलने का इतना ज्यादा एक्सपीरियंस रहा नहीं है, और ये मेरा लगभग तीसरा या चौथा वीडियो रहा है। और मेरे को पता है कि बहुत ज्यादा अच्छा मैं कैमरे पे आज के दिन नहीं बोल पाता हूँ, और लेकिन धीरे धीरे मैं अपने अंदर इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ। अपने ऊपर अप्लाई करके देख सकते हैं कि खुद से बातें करना बहुत कठिन होता है। अभी मैं लगभग खुद से ही बातें कर रहा हूँ, कैमरा मेरे सामने है और कैमरे के सामने जब मैं बोल रहा हूँ तो खुद से बातें कर रहा हूँ। खुद से बातें करना बहुत कठिन होता है, और मेरे सामने कोई स्क्रीन भी नहीं चल रही है। कई बार क्या होता है कि जो वीडियो लोग बनाते हैं 90% से अबो केसेस में ऐसा होता है कि जो लोग वीडियो बनाते हैं तो उनके सामने स्क्रीन चलती है, वो स्क्रीन पर से देख के पढ़ते हैं। लेकिन ऐसा मैं कुछ नहीं करूंगा। जो नॉलेज मैंने मनोहर लाल खट्टर जी के लिए मैंने गेन करी है अपने दिमाग के अंदर, वही नॉलेज मैं आपको बताऊंगा। ना ही मेरे सामने कोई स्क्रीन चल रही है, मैं बस नॉर्मल खुद से बातें कर रहा हूँ। और जब ये वीडियो यूट्यूब के ऊपर अपलोड हो जाएगी तब मैं आपसे बातें करूंगा। तो क्या है कि ये कहानी है मनोहर लाल खट्टर जी की। मनोहर लाल खट्टर जी हरियाणा बीजेपी का बहुत बड़ा चेहरा रहे हैं। वैसे तो सेंटर बीजेपी का भी बहुत बड़ा चेहरा रहे हैं, लेकिन हरियाणा बीजेपी का बहुत बड़ा चेहरा किस लिए रहे हैं वो मैं अभी आपको आगे आगे वीडियो में बताऊंगा। मनोहर लाल खट्टर जी का जन्म 5 मई 1954 को निंदाना गांव में हुआ था। निंदाना गांव कहाँ पड़ता है? महम और गोहाना रोड पे पड़ता है। गोहाना आपको जानते ही होंगे। गोहाना की अभी ताजा ताजा सुर्खियां में जलेबी चल रही है, और गोहाना की रैली के अंदर ही एक पार्टी के दो टुकड़े हो गए थे, जिसे इंडियन नेशनल लोकदल कहते हैं, जो आज दो गुटों में बट गई है, एक जननायक जनता पार्टी और एक इंडियन नेशनल लोकदल। तो मनोहर लाल खट्टर जी का जन्म 5 मई 1954 को निंदाना गांव में हुआ था। निंदाना गांव में वो पाकिस्तान से आके बसे थे। और अब आप देख भी पा रहे हो कि बीजेपी के अंदर आरएसएस से जो राजनीति के अंदर जो भी बहुत बड़ा चेहरा आया है, लगभग आदमी आपको पाकिस्तान से आए मिलेंगे। चाहे मैं लाल कृष्ण आडवाणी की भी बात कर लूं, और चाहे मनोहर लाल खट्टर जी की भी बात कर लूं। क्योंकि जब अपने देश को दो धर्मों के अंदर बांटा गया था तो पाकिस्तान से पॉसिबिलिटी ये थी कि वही लोग आएंगे जो अपने धर्म से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, या फिर हिंदू धर्म के अंदर उनका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहा है, या फिर डर रहा होगा कि अगर पाकिस्तान में रहेंगे तो हिंदू धर्म के साथ ये नाइंसाफी होगी या नाइंसाफी होगी। तो क्या हुआ था, मनोहर लाल खट्टर जी का जो परिवार था वो रोहतक के निनाना गांव में आके बस गया था पाकिस्तान से आके। और 5 मई 1954 को उनका जन्म हुआ। तो क्या करा था उनके परिवार ने, बनियानी रोहतक के ही बनियानी गांव में जमीन ले ली थी। वो फिर उनका जो जन्म प्लेस रहा है वो रोहतक का निंदाना गांव रहा है, और कर्म प्लेस रहा है वो रोहतक का बनियानी गांव रहा है। मनोहर लाल खट्टर जी की जो नॉर्मल पढ़ाई हुई है वो गांव की स्कूलिंग से ही हुई है। मनोहर लाल खट्टर जी पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। वो डॉक्टर बनना भी चाहते थे, जहां तक मैंने उनके ऊपर पढ़ाई करी है तो वो डॉक्टर बनना चाहते थे, तो इसलिए उनका पढ़ाई के अंदर बहुत इंटरेस्ट रहा है। स्कूल के अंदर भी वो बहुत मतलब टॉपरों के अंदर हुआ करते थे मनोहर लाल खट्टर जी। और उनका जो स्वभाव है वो हमेशा से कड़क रहा है, हमेशा से कड़क रहा है। इसलिए नॉर्मल भाषा में उनके दोस्त हैं या उनके घर पे उनको हेडमास्टर नाम से इसलिए बुलाते थे कि उनका स्वभाव बड़ा कड़क रहा है। फिर क्या हुआ, जब वो ग्रेजुएशन करने के लिए दिल्ली चले गए थे, दिल्ली के सदर बाजार में उन्होंने कपड़े की दुकान भी चलाई। लेकिन जो बड़ा चेंज आया वो बड़ा चेंज आया उनका आरएसएस से जुड़ने के बाद। आरएसएस से 1976-77 के अंदर वो आरएसएस से जुड़ गए, और 1980 के बाद तो उन्होंने जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है उनके वो मशहूर प्रचारकों में से एक रहे हैं। उन्हीं उसी इंटरवल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ उनकी नजदीकियां बढ़ी थी। वो एक ही कमरा साझा करते थे, ऐसा बताया जाता है। आप लोगों को
हरियाणा की राजनीति में अगर पता हो तो बहुत कम लोगों को मैं बता देता हूँ, पता होगा कि आप लोग सुनते होंगे कि बीजेपी हरियाणा के अंदर इतना बड़ा चेहरा नहीं रही है, कभी भी नहीं रही है, लेकिन ये गलत है। 1999 में जो लोकसभा इलेक्शन भारत देश के अंदर हुए थे, उसमें 5 सीट बीजेपी की आई थी, 5 सीट आईएनएलडी की आई थी, और 5-5 सीट कैसे आई थी कि वो गठबंधन में चुनाव लड़े थे। तो एक प्रकार से मैं बोल सकता हूं यहाँ पे कि 10 की 10 सीटें जीतने का काम बीजेपी गठबंधन ने किया था, जो आईएनएलडी के साथ उनका गठबंधन था। लेकिन फिर 2004 से लेके और 2014 तक फिर उनका इंटरवल है, जो बीजेपी का इंटरवल है, वो फीका रहा है हरियाणा के अंदर। 2014 के अंदर मनोहर लाल खट्टर जी 2014 के अंदर हरियाणा का मुख्यमंत्री बीजेपी ने श्री मनोहर लाल खट्टर को बनाया। मनोहर लाल खट्टर जी का जो एक प्रकार से स्वभाव रहा है, वो बहुत ही कड़क रहा है, और उनकी छवि हमेशा से ईमानदारी की छवि रही है। जैसे ही वो 2014 के अंदर हरियाणा के मुख्यमंत्री बनते हैं, तो बड़ी स्पीड से उन्होंने सिस्टम के अंदर चेंज करना चालू कर दिया। लेकिन एक आपको मैं बता देता हूं कि महात्मा बुद्ध ने भी बीच का रास्ता अपनाया था। उन्होंने क्या कर दिया कि उनकी बहुत बड़ी गलती रही कि उन्होंने लोगों के ऊपर सडन चेंज करके थोपना चालू कर दिया, जिसके कारण उनकी बड़ी आलोचना भी हुई, विपक्ष ने भी उनको कई बार घेरा। 2014 से उन्होंने अपने करियर की एज ए मुख्यमंत्री शुरुआत करी। 2014 से ही उन्होंने बड़ी स्पीड से सिस्टम के अंदर चेंज लाना शुरू कर दिया। मैं आपको बता दूं कि मनोहर लाल खट्टर जी से पहले, चाहे वो बीजेपी की सरकार तो पहले रही नहीं, लेकिन आईएनएलडी की सरकार रही है, गठबंधन की सरकार रही है, जिसमें बीजेपी के साथ उसका गठबंधन भी रहा है। बीजेपी की सरकार पहले भी आई है गठबंधन में, 1999 से लेकर 2004 तक ओम प्रकाश चौटाला जी हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। वो बीजेपी गठबंधन के साथ ही, वो बीजेपी उनके साथ गठबंधन में ही थी। लेकिन 2014 में जो बीजेपी गवर्नमेंट आई, उसमें मनोहर लाल खट्टर जी ने हरियाणा के अंदर ऐसे चेंज कर दिए। हरियाणा के जो आप सिस्टम को उठा के देखोगे तो पहले हरियाणा के अंदर पहले क्या होता था कि नौकरी रिश्वत दो नौकरी लो वाला सिस्टम चलता था। कहीं पर भी पढ़ाई को लेके स्टूडेंट के अंदर इतना जुनून नहीं दिखता था जो आज के दिन आप देख रहे होंगे कि आपके गांव के अंदर भी लाइब्रेरियां खुली हुई हैं, आपके तहसील के अंदर भी लाइब्रेरियां खुली हुई हैं, आपके जिले के अंदर भी लाइब्रेरियां खुली हुई हैं, और जितनी भी लाइब्रेरियां खुली हुई हैं वो सारी की सारी भरी रहती हैं। जब एग्जाम नजदीक नहीं होता है तब तो उनके अंदर सीट खालियां रहती हैं, कुछ सीट खालियां रहती हैं, लेकिन जब एग्जाम नजदीक आ जाता है तो सारी की सारी सीट आपको लाइब्रेरी में पैर रखने तक की भी जगह नहीं मिलती है। और आज के दिन हरियाणा से आईएएस चाहे मान लो, चाहे आईपीएस मान लो, चाहे बड़ी पोस्टों पे पूरे इंडिया के अंदर, चाहे बड़ी पोस्टों पे अंदर कहीं पर भी देख लो आप, तो हरियाणा के लड़के लड़कियां बहुत सारे मिलते हैं। वो बहुत सारे क्यों मिलते हैं? 2014 से पहले सिचुएशन नहीं थी। 2014 से पहले इतनी पढ़ाई स्टूडेंट नहीं करते थे, क्योंकि उनका सीधा था कि भाई नौकरी तो रिश्वत दो और नौकरी लो वाला सिस्टम चलता है। लेकिन मनोहर लाल खट्टर जी ने 2014 के बाद ऐसा चेंज करा कि स्टूडेंट की लाइफ को उन्होंने बदल के रख दिया। बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो अंधेरे में जी रहे थे, उनके घर में लाइट जलाने का काम श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने करा था। उन्होंने सबसे पहले जो एग्जाम लेने वाले बोर्ड होते हैं उनके ऊपर ऐसा शिकंजा कसा कि नौकरी रिश्वत लेके नौकरी देने वाला सिस्टम ही उन्होंने एकदम से चेंज कर दिया। जितनी भी मनोहर लाल खट्टर जी के टाइम के ऊपर नौकरियां दी गई थी वो पढ़ने लिखने वाले बच्चों को दी गई थी। पूरी की पूरी तो मैं दावा नहीं कर सकता हूं, लेकिन हर जगह यही अब तक मनोहर लाल खट्टर जी का जो इंटरवल रहा है मुख्यमंत्री जी एज ए मुख्यमंत्री, उसके ऊपर कहीं न कहीं कहीं पर भी पैसे दो रिश्वत दो नौकरी लो वाला सिस्टम देखने को नहीं मिला है। इसलिए मैं अभी यही मान के चल रहा हूं कि जितनी भी नौकरियां मनोहर लाल खट्टर जी के आने के बाद दी गई थी वो पढ़ने लिखने वाले बच्चों को ही दी गई थी। मेरे ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं, कम से कम भी मैं 20 दोस्तों के ऐसे नाम आपको गिना सकता हूं कि जिनका जो घर की हालत थी बहुत शुरू से बहुत अच्छी नहीं रही है,
उनकी शादी भी होना एक प्रकार से चैलेंज बन गई थी, लेकिन मनोहर लाल खट्टर जी ने जो हरियाणा की राजनीति के अंदर, जो बोर्ड के अंदर, जो एग्जाम के सिस्टम के अंदर जो चेंज करा, और जो पढ़ने लिखने वाले लड़कों को, जो स्टूडेंट को, लड़कियों को जो नौकरी मिलने लगी है, उन उससे उनके घर के अंदर जो अंधेरा था, वो अंधेरा बिल्कुल से गायब हो गया था। दोस्तों, मैं अभी बता देता हूं कि मनोहर लाल खट्टर जी से पहले कोई भी बहुत ही कम, ना के बराबर ही आपको हरियाणा की पॉपुलेशन ऐसी मिलेगी जो लाइब्रेरियों में, जो घर पे किताबें लेके पढ़ा करती थी, क्योंकि उनको पता था कि भाई हाँ, नौकरी तो पैसा देके ही मिलनी है। और ये सिस्टम आप मान सकते हो कि जो जिसका ब्यों था, जिसके घर जो परिवार पैसे वाला हुआ करता था, वही इतनी भारी भरकम रिश्वत मांगी जाती थी नौकरी लेने के लिए, तो वही आदमी दे सकता था पैसे। लेकिन मनोहर लाल खट्टर जी के आने के बाद ये सिस्टम बिल्कुल चेंज हो गया। एग्जाम लेने का सिस्टम हो, चाहे भर्ती करने का सिस्टम हो, बिल्कुल इतना पारदर्शी हो गया कि सारे की सारे जो लिस्ट के अंदर पढ़ने लिखने वाले बच्चों का नाम आता है। और ये भी नहीं है कि कुछ स्पेसिफिक कास्ट के लड़कों का या लड़कियों का नाम आता है, सभी कास्टों को नौकरियां दी जाती हैं, पे हुआ है। और इसी के चलते ही 2019 के अंदर वो दोबारा से मुख्यमंत्री बने, लेकिन पूर्ण बहुमत से उनकी सरकार नहीं बनी। 2019 के अंदर उनकी 40 सीट आई थी, और जेजेपी के साथ मिलके उन्होंने सरकार चलाई थी 2019 से लेकर 2024 तक। लेकिन मनोहर लाल खट्टर जी का जो स्वभाव रहा है वो कड़क रहा है, मैंने बताया था। लेकिन आप खुद से भी रिलेट कर सकते हो, अगर आपने कोई भी एक ईमानदार आदमी जिसको आप जानते होगे, तो आपको उसका स्वभाव कड़क मिलेगा, वो थोड़ा अग्रेसिव मोड का मिलेगा, वो आपकी फालतू बातें नहीं सुनेगा। किसी भी कोई भी तरीके के आप किसी मुद्दे पे आप बहस करोगे तो अग्रेसिव बहुत जल्दी होता है। ईमानदार आदमी बहुत अग्रेसिव रहता है। हो तो फौजी से भी आप बात करके देखोगे तो फौजियों का भी जो स्वभाव रहता है, या फौजी भी ईमानदार रहते हैं, तो उनका भी स्वभाव आपको कड़क देखने को मिलेगा। इसके जो नौकरियों के अंदर तो सिस्टम मनोहर लाल जी ने सुधारा ही था, लेकिन और भी क्या क्या सिस्टम, कैसी कैसी योजनाएं लेके आए थे, जिसने आज आप देखोगे तो हरियाणा के अंदर बहुत सा सिस्टम सुधर गया है। एक मनोहर लाल खट्टर जी योजना लेके आए थे, सक्षम युवा योजना। सक्षम युवा योजना में क्या था, वैसे तो बेरोजगार भत्ता कभी से मिलता हुआ आ रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बेरोजगार भत्ता मिलता है। लेकिन बेरोजगार भत्ते में क्या कंडीशन है कि आप अप्लाई करो आज, अगर आपने आज ग्रेजुएशन कर लिया, आप अप्लाई करो आज, तो 3 साल के बाद आपको किस्त मिलनी शुरू होती है महीने की, बेरोजगारी भत्ते के तौर के ऊपर। लेकिन सक्षम युवा योजना जो मनोहर लाल खट्टर जी लेके आए थे, सक्षम युवा योजना के अंदर क्या था कि आपको 100 घंटे एक महीने के अंदर काम दिया जाएगा। और अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, अगर आपने 12th भी कर रखी है, तो 12th में 900 रुपए मिलते थे 12th पास को, और ग्रेजुएशन पास को 1500 रुपए मिलते थे। ये बेसिक होता था। अगर आपको काम नहीं मिलता है तो आपके खाते में इतने पैसे आएंगे, अगर आपको 100 घंटे का काम दिया जाता है तो उसके हिसाब से भी पैसे जुड़ते जाते थे। और ये स्कीम एक ऐसी थी कि कोई भी स्टूडेंट पढ़ते पढ़ते अपना खर्चा निकाल सकता था, घर वालों पे उसको आश्रित नहीं होना पड़ता था। लेकिन क्या था कि इसका भी हरियाणा की जनता ने मिसयूज करना शुरू कर दिया, जिसके चलते ये 2024 तक आते आते इस योजना का इतना प्रभाव देखने को नहीं मिला, और सरकार ने भी लगभग इसको अभी बंदी कर दिया है। एक मनोहर लाल खट्टर जी लेके आए पीपीपी, परिवार पहचान पत्र। परिवार पहचान पत्र में क्या था कि आपके परिवार को एक यूनिक आईडी दे दी गई, और यूनिक आईडी के अंदर आपका सारे परिवार का डाटा सरकार ने डाल दिया। इसके तहत सरकार को यह भी पता चल गया कि उस परिवार की इनकम क्या है, वो किस तरीके से कमजोर है, उस परिवार में कितनी नौकरियां हैं। इससे क्या होता है कि गवर्नमेंट को डाटा एनालाइज करने में बहुत आसानी होती है कि कौन से परिवार गरीबी रेखा से ऊपर है, कौन से परिवार अभी गरीबी रेखा से नीचे है। एक मनोहर लाल खट्टर जी लेके आए मेरी फसल मेरा ब्यौरा। क्या था, पहले दलाल सिस्टम चलता था,
हरियाणा के अंदर कि आप फसल बेचो एक दलाल के माध्यम से, और पैसे भी उस दलाल को ही मिलते थे और दलाल फिर वो किसानों को देता था। वो दलालगिरी सिस्टम था, वो मनोहर लाल खट्टर जी ने खत्म कर दिया। वो एक मेरी फसल मेरा ब्यौरा के नाम से पोर्टल लेके आए। उस पे क्या करता था किसान, क्या करना पड़ता है, आज भी चलता है वो, क्या उस पे क्या करना पड़ता है, किसान डायरेक्ट अपने फोन से या किसी सीएससी सेंटर पे जाके अपनी फसल मेरा ब्यौरा के ऊपर रजिस्टर करवा सकता है। किसान की फसल का बीमा भी मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर किया जाता है। और अब क्या होता है कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा आने के बाद जो फसल की राशि है वो डायरेक्ट किसान के खाते में आना शुरू हो गई है। मनोहर लाल जी का जो बहुत ही अच्छा कदम था कि किसानों को भी वो कंप्यूटर पे ले आए, उनको लाइनों में नहीं खड़ा होना पड़ा, उन्होंने उनको दलालों के पास नहीं जाना पड़ा कि मेरी फसल ले लो, और मैं वेट भी नहीं करना पड़ता है उनको। डायरेक्ट अब किसान सेफ भी हो गया है कि पैसे उनके डायरेक्ट अकाउंट में आने लगे। एक मनोहर लाल खट्टर जी लेके आए सरल पोर्टल ई दिशा। सरल पोर्टल पे क्या होता है कि पहले क्या होता था कि हरियाणा की जनता को बहुत बड़ी लंबी लाइनों का सामना करना पड़ता था, पड़ा कि मेरी फसल ले लो, और मैं वेट भी नहीं करना पड़ता है उनको। डायरेक्ट अब किसान सेफ भी हो गया है कि पैसे उनके डायरेक्ट अकाउंट में आने लगे। एक मनोहर लाल खट्टर जी लेके आए सरल पोर्टल ई दिशा। सरल पोर्टल पे क्या होता है कि पहले क्या होता था कि हरियाणा की जनता को बहुत बड़ी लंबी लाइनों का सामना करना पड़ता था। जन्म प्रमाण पत्र है, चाहे मृत्यु प्रमाण पत्र है, चाहे कोई भी हो गया, चाहे कास्ट सर्टिफिकेट है, चाहे ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है, कोई भी सर्टिफिकेट बनवाने के लिए, चाहे हरियाणा डोमिसाइल का सर्टिफिकेट है, तो तहसील में जाकर के लंबी लाइनों में जाके लगना पड़ता था। लेकिन मनोहर लाल खट्टर जी की ही ये सफलता मानूंगा मैं कि वो लेके आए सरल पोर्टल। सरल पोर्टल को सरकार की जितनी भी लगभग स्कीम थी उसको सरल पोर्टल से जोड़ दिया गया, और सरल पोर्टल की आईडी आप भी क्रिएट करके आप घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं, और वेरिफिकेशन के बाद आप फोन से ही अपना जो सर्टिफिकेट है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ये भी मनोहर लाल खट्टर जी की देन है कि घर पर बैठे आप सर्टिफिकेट डाउनलोड कर पा रहे हैं। एक मनोहर लाल खट्टर जी लेके आए प्लानिंग ऑनलाइन। क्या था कि आप देखोगे कि 2014 से पहले आप किसी भी गांव में घुस जाओ, हर जगह कीचड़ रहता था, हर जगह कीचड़ रहता था, हर चौराहे पे कीचड़ रहता था, पूरी गलियों के अंदर आप देख रहे हो कि नालियों का पानी भरा हुआ है, कहीं पैर रखने को जगह नहीं है। तो ग्रामीण विकास योजना के तहत वो गांव का उन्होंने ऐसा सुधार किया, और जो भी पैसा गांव के अंदर आया वो ऑनलाइन कर दिया। प्लानिंग ऑनलाइन के ऊपर आप आज भी देख सकते हैं कि आपके गांव के अंदर कितना पैसा आया, किस किस गली के लिए कितना पैसा आया, किस तरीके का पैसा आया आपके गांव के विकास के लिए। आप चेक कर सकते हैं कि ये भी सिस्टम को उन्होंने, जो करप्ट सिस्टम था पहले, क्या था कि टेंडर मिलता था, सरपंच पैसे ले लेता था, लेकिन गली कागजों के अंदर पूरी की पूरी 30 फीट की गली बन जाती थी, लेकिन ग्राउंड लेवल पे वो काम नहीं होता था। तो मनोहर लाल खट्टर जी ने क्या करा कि ऑनलाइन ही टेंडर कर दिए सारे के सारे, और ऑनलाइन आप देख भी सकते हो कि आपके गांव के अंदर कितना पैसा आया। आप देखोगे कि पहले एक मनोहर लाल खट्टर जी का बहुत बड़ा काम मैं बताऊंगा कि पहले क्या था कि हरियाणा का जो सेक्स रेशो था, जो लिंगानुपात था, वो 900 से नीचे ही रहता था। 2011 की जनगणना के अनुसार 879 लड़कियां थी 1000 लड़कों के पीछे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू करी, जिसके तहत आज 900 से ऊपर चला गया हरियाणा का लिंगानुपात। लिंगानुपात इतना डाउन था कि लड़कों की शादियां नहीं हो पा रही थी, जो अभी आप देखोगे कि 2025 तक आते आते वो लिंगानुपात बहुत कुछ इंप्रूव हो गया है। मनोहर लाल खट्टर जी द्वारा जो चलाई गई योजनाएं हैं उनका एक ब्रीफ मैं बता देता हूं आपको। बहुत सारी अच्छी योजनाएं थी जो ग्राउंड लेवल पे भी वर्क करती हैं, अकेले कागजों में वर्क नहीं करती हैं। सक्षम युवा योजना तो मैंने पहले ही आपको बताया है कि 2016 के अंदर इस योजना की शुरुआत करी गई थी। इसमें 12वीं पास को 900 रुपए मिलते थे, और ग्रेजुएशन पास को 1500 रुपए मिलते थे। अगर 100 घंटे का काम कर लेते हो तो ये रकम फिर आपके काम के हिसाब से बढ़ भी जाती थी।
एक मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना मनोहर लाल खट्टर जी लेके आए। इसमें क्या था कि गरीब और जो मध्यम परिवार के लोग थे उनको 6,000 रुपए वार्षिक सहायता सरकार की तरफ से दी जाती है। एक मेरी फसल मेरा ब्यौरा का आप 2019 के अंदर मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल आया, वो मैंने अभी आपको बताया ही, उसके फायदे भी अभी आपको गिनाए ही हैं। एक परिवार पहचान पत्र के फायदे भी आपको बताए ही हैं। परिवार पहचान पत्र भी मनोहर लाल खट्टर जी की देन है। एक मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना 2021 में योजना आई थी कि गरीबी रेखा से जो परिवार नीचे थे उनको रोजगार प्रशिक्षण और वित्तीय मदद के लिए ये योजना थी। एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो मैंने आपको पीछे भी जिक्र किया है। पहले 2011 का आप लिंगानुपात हरियाणा का उठा के देख लो, 879 था जो 900 से कम रहता था, आज 900 से करोड़ से कर गया है। वो ट्रांसफर पॉलिसी थी। ट्रांसफर पॉलिसी में बहुत धांधली चलती थी। पहले क्या होता था कि जो सीनियर थे तो उसके अंदर बहुत करप्ट सिस्टम चलता था। पैसे दे के ट्रांसफर दिया जाता था, पैसे लेके ट्रांसफर दिया जाता था, इसमें भी रिश्वतखोरी चलती थी। लेकिन वो भी ऑनलाइन कर दिया है। ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी मनोहर लाल खट्टर जी ही लेके आए हैं, जिससे अभी मैंने आपको बताया कि 2014 से लेकर 2019 तक, 2019 से लेकर 2024 तक मनोहर लाल खट्टर जी ने मनोहर लाल खट्टर जी मुख्यमंत्री पद पर रहे। 2014 से लेके 2019 तक उन्होंने इतना फास्ट काम किया कि सिस्टम में बहुत हद तक उन्होंने सुधार कर दिया। लेकिन क्या कर दिया, उनकी गलती क्या रही कि वो बहुत स्पीड से चले। उन्होंने लोगों के ऊपर थोपना शुरू कर दिया। पहले क्या था कि हरियाणा रोडवेज की तीसरे दिन हड़ताल हुई रहा करती थी। 20वें दिन आपको पता चलता कि न्यूज़पेपर में आती कि आज भी रोडवेज की हड़ताल है और आज भी रोडवेज की हड़ताल है। लेकिन वो क्या कर दिया कि जब मनोहर लाल खट्टर जी के टाइम पे जब रोडवेज की हड़ताल हुई तो मनोहर लाल खट्टर जी ने वो रोडवेज के कर्मचारियों पर ऐसा शिकंजा कसा था कि वो आप देखोगे कि रोडवेज में आज के दिन बहुत ही कम हड़ताल देखने को मिलती है। वैसे तो कुछ लोग बोलते हैं कि हड़ताल तो बहुत अच्छे के लिए थी। वो परिवहन को हरियाणा गवर्नमेंट हरियाणा रोडवेज को निगम बनाना चाह रही थी, जिसमें प्राइवेट बसें लेके आ रही थी, जिसमें प्राइवेट ड्राइवर चलते, इसमें लड़कों की नौकरियां का क्या होता। देखो, सरकार जब बस खरीदती है तो सरकार को बजट पास करना होता है। तो सरकार का बस खरीदने के ऊपर बहुत सारा पैसा खर्च होता था। फिर ड्राइवर की कंडक्टर की सैलरी भी बहुत ज्यादा हो जाती थी, जिससे हरियाणा रोडवेज हमेशा लॉस में चलती आई है। अब आप धीरे धीरे देखोगे कि ये जो कदम था सरकार का बहुत अच्छा कदम था, किलोमीटर स्कीम वाली बस लेके आने का। क्योंकि अभी क्या आप देखोगे कि हरियाणा के अंदर बसों की कमी नहीं रही है। अब तो पहले तो क्या था, किसी प्राइवेट आदमियों से सरकार बसें लेती थी, लेकिन अब तो अशोक लीलैंड और टाटा से डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है हरियाणा रोडवेज और उनसे डायरेक्ट किलोमीटर स्कीम के हिसाब से बस निकाल लेती है। और जो अभी आप देखोगे नई नई बसें आ रही हैं रोडवेज, जो नई रोडवेज आप रोड के ऊपर देखोगे तो वो किलोमीटर स्कीम वाली बस ही है, लेकिन डायरेक्ट अशोक लीलैंड ने और टाटा ने ही हरियाणा गवर्नमेंट को दी है वो बसें। जिससे अभी आप देखोगे कि बसों की जो किल्लत थी हरियाणा के अंदर वो बहुत कम हो गई है। मनोहर लाल खट्टर जी की योजनाएं सिर्फ कागज पर नहीं है, बल्कि हरियाणा के हर गांव की डिजिटल स्क्रीन के ऊपर भी दिखती हैं। चाहे रोजगार हो, खेती हो या गांव का विकास हो, हर योजना को इस तरह पारदर्शी तरीके के साथ जनता तक पहुंचाना उनका एक ये मिशन रहा था। बहुत ही अच्छा था। उनकी जो छवि रही है वो ईमानदार नेता की छवि रही है। और उनके 10 साल के 9.5 साल के कार्यकाल के अंदर उनके ऊपर भ्रष्टाचार जैसे कोई भी आरोप नहीं लगे। लेकिन क्या था कि बीजेपी को कहीं न कहीं लगा था कि इनके कड़क स्वभाव के चलते, इनकी कड़क राजनीति के चलते, इनके फैसले थोपने के चलते कहीं न कहीं बीजेपी हरियाणा के अंदर दोबारा से कमजोर होती जा रही है। इसलिए सीएम का चेहरा 2024 के अंदर बीजेपी को बदलना पड़ा। जो आप अभी देख रहे हो नायब सिंह सैनी जी हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि जिस तरीके से मनोहर लाल खट्टर जी बहुत अच्छी पॉलिसी लेके आए, जिस पारदर्शिता के साथ मनोहर लाल खट्टर जी ने काम किया, उस पारदर्शिता को वैसे तो उम्मीद है कि नायब सिंह सैनी जी जो अभी फिलहाल हरियाणा के मुख्यमंत्री है वो भी इसको जो की तो बरकरार रखेंगे। लेकिन मेरे को कहीं ना कहीं लग रहा है कि
जिस पारदर्शिता को मनोहर लाल खट्टर जी ने ज्यों के त्यों बनाए रखा, ऐसे ज्यों के त्यों बनाए रखना नायब सिंह सैनी जी के लिए बहुत ही मुश्किल काम रहने वाला है। मेरी वीडियो में आज बस इतना ही। आगे वीडियो में फिर कभी मिलेंगे। मेरा नाम बजरंग है। मेरा कैमरे पे, मैंने वीडियो की शुरुआत में भी बताया कि इतना बोलने का एक्सपीरियंस रहा नहीं है, तो धीरे धीरे मैं बोलने के एक्सपीरियंस में सुधार कर रहा हूँ। और अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव और बहुत अच्छी वीडियो लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड अगर आप यूट्यूब के ऊपर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।